नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत ने अपना रुझान दिखला दिया है। 5 विधानसभाओं के आज जो नतीजे आए हैं उसके कई अर्थ हैं। दिल्ली और उत्तर भारत की राजनीति से अलग पूर्व और दक्षिण में सियासी हवा होती है, यह आज फिर साबित हुआ। कभी बीमार कांग्रेस में इन्हीं इलाकों से जान पड़ा करती थी, मगर आज इन्हीं इलाकों में कांग्रेस ने दम तोड़ा है। कांग्रेस का दम तोड़ना अंततः नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का जनादेश है। आज के नतीजों से भारत का सियासी मनोविज्ञान बहुत बदलेगा। असम में भाजपा की जीत मामूली नहीं है। मुस्लिम आबादी के निर्णायक राज्य असम में यदि भाजपा बहुमत के साथ चुनाव जीत सकती है तो इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह सेकुलर घेरेबंदी को मजे से तोड़ सकते हैं। मुस्लिम वोटों के निर्णायक महत्व के बावजूद भाजपा का रथ रुका नहीं है। उधर ममता बनर्जी और जयललिता ने आज जो कमाल दिखाया है वह कांग्रेस और लेफ्ट जैसी स्थापित पार्टी के लिए सबक है। विचारधारा, संगठन, साधन और रणनीतिक अनुभव में कांग्रेस व लेफ्ट ममता बनर्जी से अधिक दमदार थे, लेकिन ममता बनर्जी तमाम विरोधी हल्ले के बावजूद आंधी ले आई। ऐसे ही डीएमके कांग्रेस के अलायंस को फेल करके जयललिता जीती है। तमिलनाडु के इतिहास में यह हुआ है कि दोबारा वापस मौजूदा मुख्यमंत्री जीती। जयललिता ने होशियारी से अपने विरोधी वोटों में फूट डलवाई। ममता बनर्जी ने गांव देहात की जमीनी हकीकत पर फोकस रखा। जनता का स्वयं स्फूर्त समर्थन कैसे अंतरधारा में काम करता है, इसे पश्चिम बंगाल की आज की हकीकत से समझना चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के पार्टी सदर बनने का फैसला क्या कुछ दिन और टल जाएगा? 5 सूबों में कांग्रेस की बुरी तरह हार ने राहुल की क़यादत पर संजीदा सवाल खड़े किए हैं। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से मुफाहमत करना चाहती थीं। उन्होंने पटना में नीतीश कुमार की हलफबरदारी तकरीब में इस बारे में राहुल से बात भी की थी। सोनिया गांधी भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के दबाव में राहुल ने बायां महाज से मुफाहमत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में ज्यादा सीटों के साथ ममता की अक्सरियत के साथ वापसी हुई और केरल में कांग्रेस की हुकूमत चली गई। असम में तरुण गोगोई को बनाए रखने का फैसला राहुल का था। उन्होंने अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा हिमंता बिस्वा शर्मा को बेइज्जत किया। खबर है कि शर्मा जब नाराज थे तब राहुल सिर्फ 3 मिनट के लिए उनसे मिले थे और इतनी देर भी वो अपने कुत्ते से खेलते रहे थे। इससे नाराज शर्मा ने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस को हराने के लिए जी जान से मेहनत की। तमिलनाडु में भी घुटने टेक कर मुआहदा करने का कांग्रेस का दांव पिट गया। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि पार्टी रहनुमाओं ने पहले ही राहुल के लिए पोजीशनिंग शुरू कर दी है। तभी पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अभी सोनिया गांधी को सदर बने रहना चाहिए। तो पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी सरगर्म सियासत में आती हैं, तो पार्टी उनका खैर मकदम करेगी। पार्टी के एक दीगर सीनियर रहनुमा पीसी चाको ने कहा कि हार की जिम्मेदारी राहुल की नहीं है। इससे जाहिर है कि कांग्रेस रहनुमा सदर के ओहदे पर आइंदा कुछ दिनों तक पशोपेश में रखना चाहते हैं। तब्दीली का मामला कुछ दिन और खींच सकता है। 5 सूबों के इंतखाबात के नताइज से जाहिर हुआ है कि बीजेपी ने दिल्ली और बिहार के इंतखाबी नताइज से सबक लिया था और इसका उसे फायदा मिला है। दिल्ली और बिहार में बीजेपी ने इंतखाब नरेंद्र मोदी पर फोकस कर दिया था। इससे इलाकाइयों को मोदी पर हमले का मौका मिला और उन्होंने मुकामी सियासत पर फोकस करके बीजेपी को हरा दिया। इससे सबक लेकर बीजेपी ने इस बार 5 सूबों में नरेंद्र मोदी पर फोकस नहीं बनने दिया। मोदी ने 5 सूबों में तशहीर जरूर की, लेकिन उनकी तशहीर वैसी ही थी जैसे किसी भी कौमी पार्टी के रहनुमा की होती है। जैसे सोनिया और राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए तशहीर की, वैसे मोदी ने बीजेपी के लिए की। आम इंतखाबात के बाद ये पहला मौका था जब बीजेपी ने मोदी पर फोकस करके इंतखाब नहीं लड़ा। बिहार और दिल्ली से बीजेपी ने दूसरा सबक लेकर असम में बिल्कुल जमीनी रहनुमा सर्बानंद सोनोवाल को वजारत आलिया के दावेदार के तौर पर पेश किया। साथ ही कांग्रेस से आए हिमंता बिस्वा शर्मा पर पूरा यकीन किया। इन 2 रहनुमाओं के हाथ में कमान देकर इंतखाब लड़ने का फायदा ये हुआ है कि शुमाल मशरिक में पहली
बार बीजेपी किसी सूबे में मुकम्मल अक्सरियत के साथ जीत गई, इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी आइंदा साल होने वाले इंतखाबात में भी इसी रास्ते पर चलेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी पार्टी जमीनी रहनुमाओं को तरजीह देगी और उनके हाथ में कमान देकर इंतखाब लड़ेगी। 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात का असर ऐवान बाला के तनासुब पर होगा। इस साल तमिलनाडु की 6 सीटें खाली हो रही है, जिन पर 11 जून को इंतखाब होना है। इनमें एक सीट कांग्रेस की है, जो उसे 2010 में डीएमके की मदद से मिली थी। इस बार वो सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी, हालांकि उसकी हिमायती डीएमके को 2 सीटें मिल सकती है। असम और केरल में पहले ही इंतखाब हो चुके हैं, जहाँ से कांग्रेस के 3 रुकन पार्लियामेंट जीत कर आए, लेकिन आइंदा इंतखाबात में तस्वीर बदल जाएगी। इन दोनों सूबों से उसका एक भी रुकन पार्लियामेंट जीत कर नहीं आ पाएगा। असम में 2018 में बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है और केरल में बायां महाज 2 सीटें जीतेगी। आइंदा साल 2017 में मगरबी बंगाल में 6 नशिस्तों पर ऐवान बाला के इंतखाबात होंगे। कांग्रेस और बायां महाज दोनों मिलकर 2 सीटें शायद ही जीत पाएं। ममता बनर्जी के खाते में 4 या 5 सीटें जा सकती है। इससे ऐवान बाला में उनका दबदबा बढ़ेगा। बीजेपी को ऐवान बाला में फायदा सिर्फ असम से होगा, लेकिन सभी सूबों से कांग्रेस की बढ़त कम होगी। बीजेपी के मुताबिक 2018 के 2 साल इंतखाबात तक कांग्रेस 50 सीटों से नीचे आ जाएगी और बीजेपी 70 से ऊपर चली जाएगी। अब सबकी नजरें आइंदा साल होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात पर होगी, जहां से ऐवान बाला में सबसे ज्यादा सीटें हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में जयललिता ने एंटी इनकम्बेंसी को शिकस्त देते हुए इक्तदार में शानदार वापसी की है। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस ने गुज़िश्ता मर्तबा के मुकाबले 28 सीटें ज्यादा जीती हैं। 294 रुकनी असेंबली में ममता की पार्टी को 212 सीटें मिली है। अहम हिज़्ब इख्तिलाफ जमात रही सीपीएम और बायां महाज का तकरीबन सफाया हो चुका है, उसे सिर्फ 26 सीटें मिली है। बायां महाज के साथ इत्तेहाद करने का कांग्रेस को फायदा मिला और उसके अराकीन असेंबली की तादाद 42 से बढ़कर 46 हो गई। इंतखाबी नताइज के बाद ममता बनर्जी ने सूबे की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए राहुल गांधी को निशाना बनाया और कहा कि नरेंद्र मोदी की असली ताकत राहुल गांधी ही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ रहेगी तो वो बीजेपी के साथ रहेंगी। उधर तमिलनाडु में एग्जिट पोल के अंदाजे को गलत साबित करते हुए जयललिता की पार्टी अन्ना डीएमके ने इक्तदार में शानदार वापसी की। 234 रुकनी असेंबली में उनकी पार्टी को 128 नशिस्तें मिली है। कांग्रेस और डीएमके इत्तेहाद ने 102 सीटें जीती है। डीएमके, पीएमके और बीजेपी का महाज सूबे में हाशिए में सिमट गया। 27 साल के बाद ऐसा हुआ है कि बरसरे इक्तदार जमात की वापसी हुई है। बीजेपी के लिए शुमाल मशरिक का दरवाजा खुल चुका है। पार्टी ने असम का असेंबली इंतखाब जीत लिया है। 126 रुकने असेंबली में बीजेपी अकेले दम पर अक्सरियत के करीब पहुंच गई है। अपनी हिमायती जमातें असम गण परिषद और बीपीएफ के साथ मिलकर बीजेपी ने 87 सीटें हासिल की है। कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें मिली है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 13 सीटें मिली। ये पहला मौका है जब बीजेपी शुमाल मशरिक के किसी सूबे में हुकूमत साजी करने जा रही है। बीजेपी ने यहाँ मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल को वजारत आलिया के दावेदार के तौर पर पेश करके इंतखाब लड़ा था। केरल में हर 5 साल में इक्तदार बदलने की तारीख कायम रही है। कांग्रेस क़यादत वाले यूडीएफ को इस इंतखाबात में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सीपीएम की क़यादत वाले एलडीएफ ने जबरदस्त अक्सरियत के साथ इक्तदार में वापसी की है। सूबे की 140 रुकनी असेंबली में एलडीएफ को 84 सीटें मिली है, यूडीएफ को 48 सीटें मिली है। केरल की जीत बायां महाज के लिए बड़े इत्मीनान की बात है, क्योंकि मगरबी बंगाल में उसका किला ढह चुका है। मगरबी बंगाल में कांग्रेस और बायां महाज दोनों साथ मिलकर लड़े थे, जबकि केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबी मैदान में थे। एलडीएफ ने ओमन चांडी हुकूमत के खिलाफ बदउनवानी के मसले पर इंतखाब लड़ा था। 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा है कि लोगों ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के 2 साल के कामकाज पर मोहर लगाई है। शुरुआती रुझानों के बाद तस्वीर साफ होने और असम में बीजेपी की हुकूमत बनाने के लायक सीटें मिलने के बाद अमित शाह पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां पार्टी कारकुनान ने उनका जोरदार खैर मकदम किया। मीडिया को खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि असम में बीजेपी जीती है और बाकी सूबों में उसके वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन नताइज से 2019 का आम इंतखाबात के लिए मजबूत नींव पड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि केरल से कश्मीर तक बीजेपी मजबूत हुई है। उन्होंने 5 सूबों में बीजेपी के मुजाहरे में सुधार का दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ मजबूत कदम बढ़े हैं। शुमाल मशरिक के सूबों में पहली जीत के बाद अमित शाह ने कहा कि असम को एक तरक्की पजीर सूबा बनाया जाएगा।
5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस के लिए राहत की वाहिद खबर पुडुचेरी से आई। मरकज के जेर क़यादत वाली 30 असेंबली में कांग्रेस और डीएमके ने अक्सरियत के लिए जरूरी 15 सीटों का आदद पार कर लिया है। इत्तेहाद को 17 सीटें मिली है। बाकी सूबों में कांग्रेस की हालत बुरी रही। असम और केरल में इक़्तिदार में उसकी वापसी नहीं हो सकी। दोनों सूबों में कांग्रेस इत्तेहाद इंतखाबात हार गया। मगरबी बंगाल में कांग्रेस अपनी गुज़िश्ता इंतखाबात की सीटें बचाने में कामयाब रही, 46 सीटें मिली। 5 सूबों के नताइज के बाद पार्टी ने अपनी हार कबूल करते हुए कहा कि वो नताइज पर गौर खोज करेगी। इसी बीच पार्टी के कई सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के दिफा में उतरे। पार्टी के सीनियर रहनुमा पीसी चाको और शशि थरूर ने राहुल का दिफा करते हुए कहा कि सूबों का इंतखाब पार्टी की आला क़यादत पर मेमोरेंडम की तरह नहीं होते हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। आज के चुनाव नतीजों ने भाजपा के लिए पूर्वोत्तर भारत खोला है तो धूर दक्षिण में खाता खुलाया। राष्ट्रीय पार्टी के नाते भाजपा के लिए ही संतोष की बात है। तय माने कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की पूरी ताकत और शाम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ने की रणनीति गहरी है। दोनों के लिए दिल्ली और बिहार की हार के बाद आज का मुकाम सुकुंदाई है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। 5 सूबों के नताइज में बीजेपी का कुछ भी दांव पर नहीं लगा था। तकरीबन 825 असेंबली सीटों में से उसके पास सिर्फ 6 सीटें थी। उसकी सीटों में 10 गुना इजाफा हो रहा है। इसके अलावा वो केरल, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु जैसे सूबों में मुसलसल अपने एक यकीनी वोट बैंक को बनाए रखने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। असम की जीत से शुमाल मशरिक के लिए उसका रास्ता खुल चुका है। इसलिए दिल्ली और बिहार के इंतखाबात हारने के बाद पहली बार बीजेपी काफी सुकून और इत्मीनान की हालत में है। जहाँ तक रियासत के इलाकाइयों का सवाल है तो डीएमके, अन्ना डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या एआईयूडीएफ जैसी जमातों की कामयाबी या नाकामी भी कौमी सियासत को ज्यादा मुतासिर करने वाली नहीं है। ये पहले से ही तकरीबन तय माना जा रहा था कि ममता बनर्जी की वापसी होगी। जयललिता की वापसी पर एग्जिट पोल के नतीजों में सवाल उठाए गए थे। अगर वहाँ डीएमके और कांग्रेस का अलायंस जीतता तो कांग्रेस के लिए कुछ राहत की बात होती, लेकिन अन्ना डीएमके की जीत से हालात ज्यों के त्यों बने रहने हैं। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में जीती दोनों जमातें ऐसी है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बराबरी की दूरी बनाकर चलती है। लेकिन कांग्रेस और दीगर बीजेपी मुखालिफ जमातें, यानी ऐसी जमातें जो कौमी सतह पर बीजेपी मुखालिफ महाज बनाने की सियासत कर रही है, उनके लिए इंतखाबी नताइज बड़ा सबक है। कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए कई किस्म के सियासी मुआहदे किए थे। उसने अपनी सियासत को ताक पर रखकर मगरबी बंगाल में बाया महाज के साथ मफाहमत की। बंगाल में तो कांग्रेस को इसका फायदा हो गया, लेकिन केरल में उसका इक्तदार चला गया। तमिलनाडु में भी डीएमके से अलायंस करके इंतखाबात लड़ने का कांग्रेस का फैसला गलत साबित हुआ। वो बड़ी मुश्किल से दहाई की तादाद में पहुंच पाई है। असम में भी राहुल गांधी की जिद की वजह से तरुण गोगोई बने रहे और हिमंता बिस्वा शर्मा को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। गोगोई पर दांव लगाने की सियासत भी नाकाम हुई। इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए इन नताइज से चैलेंजेस बढ़ गए हैं। अब आइंदा साल होने वाले 7 सूबों के इंतखाबात में कांग्रेस बहुत लुटे पिटे अंदाज में लड़ेगी। केरल में हर 5 साल पर इख्तदार मुंतकिली की तारीख इस बार भी कायम रही, लेकिन उसकी वजह बाया महाज की अपनी सियासत नहीं है। बरसरे इख्तदार जमात कांग्रेस और उसकी हिमायती जमातें इस तरह से बदउनवानी के इल्जामात में फंसी थीं और ओमन चांडी के खिलाफ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी थी कि बाया महाज को फायदा हो गया। बीजेपी के जोर लगाकर लड़ने से भी बाया महाज को फायदा हुआ, लेकिन मगरबी बंगाल में जितना बड़ा नुकसान हुआ है उसके मुकाबले ये जीत छोटी है। बंगाल में पार्टी तिनके की तरह उड़ गई। कांग्रेस को उससे दुगनी सीटें मिली है। अपने सबसे मजबूत गढ़ से वो एक तरह से खारिज हो गई है। इसलिए आगे कौमी सियासत में उसे खुद को एक मजबूत पहलू के तौर पर बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। कांग्रेस और बाया महाज के अलावा बीजेपी मुखालिफ सियासत करने वाली जमातें अब नए सिरे से गोलबंदी कर सकती है। इन नताइज से जाहिर हुआ है कि बीजेपी अब सिर्फ हिंदी पट्टी या महाराष्ट्र और गुजरात की पार्टी नहीं है। उसने मगरबी बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में अपनी जमीन तैयार कर ली है। इसलिए इन्हें इसका ध्यान रखते हुए सियासी गोलबंदी करनी होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आज के चुनाव नतीजों पर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी की जीत अभूतपूर्व है। इसका अर्थ है कि ममता बनर्जी अब 2019 के लिए नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल आदि से बड़ी संभावना लिए हैं। ममता बनर्जी और जयललिता दोनों की जीत की कई पहेलियां हैं।
मतदान के बाद एग्जिट पोल ने जो शक बनाया था उनका गलत साबित होना भी नतीजों की पहली है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त हैं। जयशंकर जी, विधानसभा चुनावों के नतीजे में यदि मैं आज ये कहूं कि कांग्रेस मरी दशा में आईसीयू में दाखिल हो गई है और भाजपा बम बम होकर फुदक रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, फुदकने जैसा बहुत तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि असम जैसे राज्य में, पूर्वोत्तर में पहली बार भाजपा इतने बड़े बहुमत के साथ सत्तारूढ़ होने जा रही है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, उसको आप देख सकते हैं कि केरल जैसे राज्य में भी एक विधायक मिल गया। पश्चिम बंगाल में जहां सिर्फ एक विधायक था पूरे इतिहास में देख लें तो वहां पर भी खाता तो खुल गया। जहां कहीं एक तो उनको ये हो गया कि राष्ट्रीय पार्टी का हो गया तमगा कि साहब पूरे भारत की पार्टी है, और अब किसी राज्य में ऐसा नहीं कि प्रतिनिधित्व नहीं और है। कांग्रेस के साथ है कि बस आप समझ लीजिए पुडुचेरी तक सीमित रह गई है। हाँ, नहीं, पर मैं ये कि वो मतलब एक तरह से खत्म होने वाले मुकाम, देखिए राजनीति में कोई खत्म नहीं हुआ करता है, लेकिन फिर भी आज के संदर्भ में और राष्ट्रीय राजनीति की मनोदशा के संदर्भ में अब कांग्रेस में कहां से दम आएगा? नहीं, इस तरह के अगर इतिहास से हम लें सबक तो फिर भाजपा एक समय 2 सांसदों की पार्टी रह गई थी, या कांग्रेस 1977 में पूरी तरह से हार गई थी, और लेकिन 2-3 साल के बाद उसका कमबैक भी हुआ था। लेकिन तब की परिस्थितियों में आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा फर्क है, और आज कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है और ना कोई सोच दिख रही है जिसके आधार पर वो अपने को रिसर्च कर सके। दूसरा कि कम्युनिस्ट पार्टियां और जो जनवादी राजनीति है वो पूरी तरह पश्चिम बंगाल में अब अप्रासंगिक नहीं हो गई, क्योंकि अब कम्युनिस्टों का क्या पश्चिम बंगाल में कभी वापस रिवाइवल हो सकता है? इस तरह से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने कभी कोई आंदोलन किया हो, कभी कुछ कोई ने नेतृत्व हो, ने संगठन की सुध ली हो, तो इसका मतलब ये न माना जाए कि जनवादी राजनीति और वामपंथी राजनीति के दिन खत्म होने के कगार पे? देखिए, अब आपका मुकाबला परंपरागत राजनीति से नहीं है। अब आपका मुकाबला ऐसे राजनीतिज्ञों से है जो 365 दिन राजनीति करते हैं। 5 साल लगातार राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी उसमें से एक है, मुलायम सिंह यादव उसमें से एक है, लालू प्रसाद यादव उसमें से एक है। नहीं, उस नाते तो कम्युनिस्ट, देखिए कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा पहले रहे हैं, वो रहे हैं। कम्युनिस्ट तो राजनीति के लिए ही है, राजनीति विचारधारा के, तो विचारधारा रह गई, वो एकदम खत्म हो गई, इसलिए वो भी इरेलेवेंट हो गए। विचारधारा रह गई, लेकिन सक्रियता खत्म हो गई। आज कहीं किसी कम्युनिस्ट केंद्र नहीं चलते हैं, जहां प्रशिक्षण केंद्र नहीं चलते हैं। नया कम्युनिस्ट कोई नहीं आ रहा है। नया कम्युनिस्ट जो नया लड़का तैयार होकर के आएगा कि उसको आप विचारों से प्रभावित होकर के आएगा, किसी और कारणों से प्रभावित होकर के आ जाए अलग बात है, लेकिन कम्युनिस्टों में भी जो उस ढंग से होता था, मतलब हम कह रहे हैं 5 साल में आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लगे कि आप रिसर्च कर रहे हैं, वो आपका फिर से होने जा रहा है कुछ। तीसरा मुद्दा ये कि क्या अब केंद्र की राजनीति में जो सेकुलर, जो एक मोर्चेबंदी थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरने की, वो पूरी तरह रेत महल की तरह बिखर नहीं गई है? अब कोई धुरी नहीं बनने वाली स्थिति में? नहीं, धुरी तो बन सकती है। देखिए, परिस्थितियां धुरी बनाती हैं। कोई राजनीतिक दल, परिस्थितियां ठीक है, लेकिन आज के चुनाव नतीजों के संदर्भ में, चुनाव नतीजे में भी देखिए ममता बनर्जी सबसे बड़ी विजेता के रूप में उभरी है। जयललिता नंबर 2 के रूप में विजेता के रूप में उभरी है, इसको तो मानना पड़ेगा। भाजपा नहीं, लेकिन ये जनवादी राजनीति और उस तरह की राजनीति की घोर विरोधी, और खासतौर पर उस धुरी के इसमें जनवाद की बात नहीं आ रही है। जनवादी राजनीति तो पहले भी कहाँ थी, मतलब विकल्प के तौर पर तो जनवादी राजनीति कभी भी नहीं थी। अभी एक कोशिश जरूर कर रहे थे कांग्रेस को लोग, हालांकि वो बहुत ही कंफ्यूज्ड कोशिश थी। मतलब केरला में आप वामपंथियों से लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में आप वामपंथियों से मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, तो लोग तो इतने मूर्ख नहीं हैं। आप एक तो ऐसा करके अपनी रणनीतिक चाल से कांग्रेस ने एक तो ममता बनर्जी के जैसा एलाई खो दिया। अब कहीं ना कहीं अब या तो फिर क्षेत्रीय दलों का कोई बने जिसमें ममता बनर्जी हो, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हो, जिसमें नीतीश कुमार हो, जिसमें जयललिता हो, जिसमें मायावती हो, मतलब इस तरह का एक कुनबा अगर तैयार हो, और उसको अगर कांग्रेस पीछे से पैक करे या कुछ करे तब तो बात समझ में आती है। कांग्रेस के नेतृत्व में कोई कुनबा बने ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, तो उस नाते फिर एक सवाल है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अब कांग्रेस में, आम कांग्रेस जन में, सीडब्ल्यूसी में, या भले वरिष्ठ नेता, इसमें अब गहरा प्रश्न चिन्ह नहीं लग गया? नहीं, प्रश्न चिन्ह तो बहुत बड़ा लग गया लोकसभा चुनाव के बाद से ही। नहीं, लोकसभा चुनाव तो एक सबका सामूहिक था, वो तो मनमोहन सिंह की विरासत थी। ठीक है, ये तो इस बार रणनीति राहुल गांधी ने बनाई है। उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो सबक तो कांग्रेस ले नहीं रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो आईसीयू में है, दूसरी तरफ वो अपने ही बीमार नेता को ही सामने रख करके वो अपनी रणनीति बनाना चाहती है। तो इस तरह से नहीं, तो उस नाते अब वो मामला सब खटाई में नहीं पड़ता, वो लगेगा यकीनन पड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस ने देखिए कोशिश की, अगर जैसे 1977 में मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद
थोड़ा दिन तक तो इंतजार किया, लेकिन उसके बाद जब एग्रेसिव पोस्टर लिया उन्होंने तो फिर उभर के आगे। लेकिन आज न तो इंदिरा गांधी है न वो जनता परिवार है, आज आपके सामने भाजपा है जो एक संगठित पार्टी है। जयशंकर जी, इसमें फिर ये बात नहीं निकल के आती कि राहुल गांधी ने जो एनजीओ छाप राजनीति की, जो अपने आप को बहुत ही वो मतलब आक्रामक जबरदस्ती की बात पे हर बात पर विरोध का मामला किया, उससे कुल मिलाकर खेल बिगड़ा है। नहीं, राहुल गांधी ये भूल गए कि उनकी पार्टी अभी 2 साल पहले सत्तारूढ़ थी। वो उन्होंने इशूज को उठा रहे थे जिन इशूज को उनकी पार्टी ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो एनजीओ राजनीति करिए चाहे कुछ भी, आपका कमिटमेंट कहाँ है? सवाल तो ये है। अगर कांग्रेस नहीं, कमिटमेंट में भी ये कि ऐसी बातें कही कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना और राहुल गांधी के मुंह से निकले कि भाई मनुवादी ताकतों से हमें सावधान रहे, तो ये कहाँ की राजनीति? ये राहुल गांधी के आसपास का जो घेरा है वो गड़बड़ नहीं है? नहीं, राहुल गांधी के जो सलाहकार है उनको सोचना होगा। आप मनुवाद की राजनीति को गाली देते हैं। हाँ, वो मायावती की राजनीति करना चाहते हैं। और आपका पूरा नेतृत्व जो है वो वही मनुवाद पे ही आधारित रहा है। आप देखिए कि जितने इनके प्रदेश अध्यक्ष होते थे वो सारे एक ही समाज चाहते थे, एक ही जाति के होते थे, और वो जाति मतलब कोई दलित या शूद्र या बैकवर्ड राजनीति करने वाले नहीं थे। तो आप राजनीति जो करते हैं धरातल पे वो अलग होती है, और जो बोलते हैं वो अलग होती है। आप उत्तराखंड में आप बोलते थे साहब कि पैराट्रूपर्स की राजनीति नहीं चलेगी, आप मुख्यमंत्री बनाते थे विजय बहुगुणा को, तो एक साथ नहीं चल सकता। आज विजय बहुगुणा आज कहाँ है? तो आज के नतीजों का सबसे ज्यादा सबक, मतलब अब वो तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और उन पे होगा, लेकिन ज्यादा सबक के लिए सबक वाली कौन कौन चेहरे या पार्टियां बनती है? नहीं, सबक तो लेफ्ट को लेना होगा सबसे बड़ा लेफ्ट का कि एक तो पहले से ही लग रहा था कि वो खारिज होते जा रहे हैं भारत की राजनीति की मुख्य धारा से, क्योंकि पहले होता था कि पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा तक सीमित थे। अब तो रह गया कि केरल और त्रिपुरा तक रह जाएंगे, क्योंकि बंगाल में मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनका नहीं बन पाना, विपक्ष की पार्टी भी नहीं बनना, यह सबसे बड़ी सोचनीय स्थिति है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस को यह सोचना होगा कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तरुण गोगोई, गौरव गोगोई, ये राजनीति हम नहीं चलने वाली। आपको कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सर्बानंद सोनोवाल जैसा एक नया चेहरा, जो ईमानदार चेहरा भी माना जाता है, जनजातीय चेहरा भी माना जाता है, और उस पर कोई दाग अभी तक नहीं लगा, उसको पेश कर रही है। दूसरी तरफ आप पेश कर रहे हैं तरुण गोगोई जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कह रहे हैं कि इनका अगला बेटा भी अगली राजनीति करेगा, तो इसको तो नहीं चला सकते ना। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।